मैं ऑफ कर देता हूँ, आप भी अपना वीडियो ऑफ कर लें, ज़्यादा बेटर है। और सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट करूँ या डिस्कशन अपना बचा हुआ है डीपीपी का वो करते हैं? थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी को देख लेंगे। तो स्टार्ट थ्योरी विद दिस वन। ओके, हाँ, अगली स्टोरी चिल्ड्रन डे पे सुनाऊंगा। Scoreline, you don't even risk it. ये कहेंगे कोई हेलो ओके, तो मेरी आवाज आ रही सबको? सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो यहाँ पे मैं अगली, तो अपन ने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था, एक ही एटॉमिक साइज, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ लोगों का मैसेज होता था, सर आपने आयनिक रेडियस के बारे में नहीं बताया। आयनिक रेडियस के बारे में बता दिया भाई। आयनिक रेडियस में बिल्कुल क्लियर है, कैटायन का रेडियस पेरेंट एलिमेंट से कम होगा, एनायन का पेरेंट एलिमेंट से ज्यादा होगा। जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तो मैंने आपको बताया था कैटायन का साइज एनायन से छोटा ही होता है। तो ये आयनिक साइज के बारे में मैंने बता दिया। आप लोग नोट्स को नहीं देखते हो, सब कुछ मैंने बता दिया, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। उस दिन मैसेज में कोई लिख रहा था आयनिक साइज के बारे में नहीं बताया, सब कुछ बता दिया है। आयनिक साइज में बस वही, या तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा, कैटायन एनायन में कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा, एनायन का बड़ा होगा, पेरेंट एलिमेंट से कंपेयर होगा या एनायन से कंपेयर होगा। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मैंने बता ही दिया था, Z/E रेशियो से करते हैं। ठीक है, हाँ। अब मैं आज आपको होमवर्क भी दूंगा शीट से, शीट आपके पास है, वो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो अब तीसरी जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। एंथैल्पी लैटिस एनर्जी बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? ठीक है, आयन का आयनाइजेशन एनर्जी जो पूछ रहे हैं, तो आयन का आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन का वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। जब भी हम कैटायन की आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी। आपको बताया था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। ठीक है, एनायन का आयनाइजेशन एनर्जी वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कैटायन का तो बता दिया, एनायन को कैसे करेंगे वो अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम क्या करते थे, किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो वहां पे हम उसको क्या बोलते थे, आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही किसी भी आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, उसमें पहले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर हम, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कई सारे, है ना, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और हम लाएं। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हम लाते हैं वैलेंस शेल में, एकोमोडेट करते लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। देयर इज अ रिपल्शन। रिपल्शन किसके बीच में होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से हैं। ठीक है, ये वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। तो जैसा आपको मालूम है, अगर हमें उसको क्लोज लाना है वैलेंस शेल तक, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन समझ रहे हो, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी।
एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल तक पहुंचेगा, नहीं तो वो पहले ही रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड एनर्जी। बोलिए। अब क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे कर दिया, ये आ गया, अब इसके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा। मैंने बताया था जब जो दो स्पीसीज होती हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों लगते हैं। जब दो बॉडी को आप लाओगे क्लोज तो अट्रैक्शन भी लगेगा और रिपल्शन भी लगेगा। जैसे एटम में भी यही होता है एटम को दो क्लोज लाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और अपोजिट एटम के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन भी लगेगा। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज हमने एनर्जी जब दे देंगे तो इसका साइन क्या हुआ? सपोज प्लस अमाउंट, प्लस मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज भी होगी। बात समझ में आ रही है? तो अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी, तो अब इसमें दोनों फोर्स होंगे। एनर्जी जो रिलीज एनर्जी है, तो इसको हमने बोला रिलीज्ड एनर्जी। ये रिलीज एनर्जी को हमने बोल दिया, साइन दे दिया इसमें -x। माइनस साइन क्यों बताया? क्योंकि ये रिलीज एनर्जी है। रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए प्लस साइन आपको बताया था। एनर्जी जब रिक्वायर्ड होती है तो एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, ठीक है, और एनर्जी जब रिलीज होगी तो एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब समझते हो? एनर्जी। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एनर्जी को एंथैल्पी बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? कंडीशन वही रहेगी। एटम क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, और गैसियस होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल होना चाहिए, कंडीशन वही रहेगी। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। और इलेक्ट्रॉन को भी जैसे हम निकालते थे तो ग्राउंड स्टेट से निकालते थे, ऐड भी करेंगे तो एटम की ग्राउंड स्टेट में ही ऐड करेंगे। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या होगा कंडीशन? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या होता है, जब आप एटम लोगे तो मोस्ट ऑफ द केस में कौन सी एनर्जी? नेट एनर्जी जो चेंज आएगा उसी को तो बोलेंगे नेट एनर्जी चेंज। तो नेट एनर्जी रिलीज्ड, इसी को बोलते हैं डेल्टा एच ईजी। ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन में जो नेट एनर्जी चेंज आया वो क्या होगा? वाई जो है हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्स एनर्जी हमारी रिलीज है। वाई एनर्जी प्लस में है, माइनस में एक्स एनर्जी रिलीज है। सपोज क्या होता है, अगर एटम है, फॉर न्यूट्रल एटम, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या होता है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन यूजुअली, ऑलवेज इट इज नॉट ट्रू, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केस में एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो बताओ एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी? फाइनल एनर्जी हमें मिलेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी? फाइनल एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? रिलीज्ड एनर्जी। वो वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव होगी, पॉजिटिव? निगेटिव होगी या पॉजिटिव? निगेटिव। निगेटिव किसको बताएगा? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? एनर्जी रिलीज्ड होगी, क्योंकि रिलीज्ड मैंने यहां लिखा है। क्यों रिलीज लिखा है? क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यूजुअली, ऑलवेज इट इज नॉट ट्रू, लेकिन जब एटम में इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो एनर्जी आपको मोस्ट ऑफ द केस में मिलेगी। अगर हम डिफाइन करें तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एटम में जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एटम इज कन्वर्टेड टू एनाइन। मोस्टली ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए? इलेक्ट्रॉन गेन ये नॉन मेटल के लिए, यस, ठीक है। आयनेशन एनर्जी मोस्टली किसके लिए एप्लीकेबल होगा? पहली वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो मेटल के लिए, क्योंकि मेटल इजीली कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। और दूसरी जो अभी इलेक्ट्रॉन गेन की बात कर रहे हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन मेटल के लिए। मोस्टली नॉन मेटल के आएगा, क्योंकि मोस्टली नॉन मेटल एनायन बनाते हैं और मेटल कैटायन बनाते हैं।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी मोस्टली एप्लीकेबल है मेटल के लिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली एप्लीकेबल है नॉन मेटल के लिए। तो अब हम इसको अगर डिफाइन करें तो क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं व्हेन एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो, जो हमने यहाँ से लाया ये इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया यहाँ पे, आई थिंक देखोगे ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया है। व्हेन एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन is added when an incoming electron is added, कहां पे ऐड करेंगे, into valence shell of isolated gaseous neutral atom, isolated gaseous into valence shell of isolated gaseous neutral atom, ठीक है। वही कंडीशन जो मैंने यहाँ लिखी वही यहाँ पे मैंने लिख दी, आइसोलेटेड होना चाहिए एटम, गैसेस होना चाहिए और न्यूट्रल एटम, ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड is named as electron gain enthalpy या electron affinity. Then net amount of जो भी एनर्जी रिलीज होगी, net amount of release energy is named as क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोई भी नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शॉर्ट में मैंने ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो डिफरेंस क्या होता है सुनिएगा मेरी बात को। एक्चुअल में एंथैल्पी जब भी लिखी जाती है, सुनेंगे, एंथैल्पी मतलब एनर्जी जब भी हम लिखेंगे तो वो विदाउट साइन नहीं होगी, विद साइन होगी। आपको मैंने देखो पिछली क्लास में जैसे मैंने कुछ वहां पे एंथैल्पी लिखे थे, जब हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो हमने साइन के साथ लिखा था, रिक्वायर्ड एनर्जी के साथ हमने प्लस साइन लगाया था, रिलीज एनर्जी के साथ मैंने हाइड्रेशन एनर्जी, रिलीज एनर्जी थी वहां माइनस साइन लगाया था। तो जब भी एंथैल्पी लिखेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वहां साइन जरूर आएगा, ठीक है, बात समझ आई। अब अगर मैं आपसे मैथमेटिकली पूछूं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक एटम है, सपोज कोई एक्स एटम है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अभी एक मिनट ठीक है। अब कोई एटम एक्स है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, एक्स माइनस आयन बनाया, ठीक है। दूसरा एटम वाई है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन में ऐड किया, वाई माइनस एन आयन बनाया, ठीक है। अब इसमें एनर्जी दोनों में रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, प्लस हीट, ठीक है, दोनों में एनर्जी रिलीज हुई। अब इस हीट को जो रिलीज हुई उसको हमने इलेक्ट्रॉन गेन बोला, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन गेन को अगर हमने बोला, बताइए किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। अब हम यहाँ पे गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं तो सबने बोला 1 किलोजूल पर मोल, और दूसरे में मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले ली, किलोजूल पर मोल 10। अब आपसे बोला जाए बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग तो -10 इज लेस देन -8, ये 0 है, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5,
एंड डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटी तक, राइट। ऐसे ही है -1, -2, -3, -4, -5 एंड डॉट डॉट सो ऑन बैक तक, ठीक है। मैथमेटिकली अगर आपसे पूछा जाए तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो नो डाउट हमें मालूम है, साइन को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो हमें मालूम है 10 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हुई। और वहां पे तो नंबर सिस्टम को अगर हम पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है नहीं होता है, हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या कहा गया कि आप नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करें, मेक इट पॉजिटिव। तो अब क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन में तो हमें साइन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वर्ड आ रहा है तो वहां साइन हमें देना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट अवॉइड साइन। तो साइन को अवॉइड करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए टर्म इलेक्ट्रॉन एफएनटी यूज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन एफएनटी पॉजिटिव साइन के साथ है, इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव साइन के साथ है। फर्स्ट की बात करें तो अब हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन एफएनटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इस एम्बिग्युइटी को हटाने के लिए वहां पे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ईए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा जी, ईजी बोलते हैं, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा जी ई जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, बोलिए, बात समझ में आई, बोलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी हम जैसे डेल्टा, ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूंगा डेल्टा एच ई जी 1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका साइन हम क्या लेंगे, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसका साइन माइनस होगा क्योंकि यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है, और ये साइन प्लस में आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, साइन में अपोजिट होंगे, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। नहीं, मॉड नहीं लगाएंगे क्योंकि एनर्जी रिलीज और हमें वो करना है, तो मॉड तो तब लगाते हैं जब हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड है जो पॉजिटिव साइन के साथ आया है। क्योंकि नेगेटिव साइन को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमें डाउट होता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन में फिर हमें ये होगा कि ये -10 है और ये -8 है, बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा रिलीज हुई। हमें समझ में आएगा कि -10 में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि अगर माइनस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 10 अमाउंट की एनर्जी ज्यादा है देन 8 किलोजूल पर मोल। लेकिन अगर हम माइनस साइन के साथ ले रहे हैं, क्योंकि इंथैल्पी विदाउट साइन होगी नहीं, और इंथैल्पी साइन, क्योंकि साइन हम छोड़ नहीं सकते, जब भी इंथैल्पी लिखा जाएगा साइन जरूर लिखा जाएगा। और साइन के कंपैरिजन में फिर हम नंबर सिस्टम पे देखें, जैसा मैंने बताया है, -8 इज लेस देन -10 इज लेस देन -8। तो अब क्योंकि हम इंथैल्पी को तो अब वर्ड यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है,
तो इंथैल्पी जब बोलेंगे तो हमें साइन लगाना पड़ेगा, साइन लगाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो साइन को अवॉइड करने के लिए तो किसका जो है नया टर्म क्या आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अवॉइड करके नया टर्म जो हमने लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो उसमें एंथैल्पी नहीं आया, तो हमने क्या बोला, उसका केवल मैग्नीट्यूड ले लिया, दैट इज पॉजिटिव साइन। इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंपैरिजन होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन साइन में अपोजिट होंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो। सेकंड समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब हम दो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो एनायन में फिर इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, तो जब हम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फर्स्ट होगा, अभी ये फर्स्ट है, ठीक है। और हम एनायन में फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। बात समझ में आई? तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, उसी की बात मैं करूंगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की, ठीक है। अब हम देखिए, जब हम कहते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, आगे पढ़ें। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, मैंने आपको बताया था। व्हेन वन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन is added into valence shell of isolated gaseous atom, then two forces come into existence. वो कौन कौन से होंगे दो फोर्सेस जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? एक क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, किसके बीच में, बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पहले से होंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ला रहे हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ठीक है, ठीक है। जिसको हमने क्या क्या बोला था, एनर्जी देनी पड़ेगी +5, याद आया? +5 पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा मैंने बताया था, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जब वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल पे आ जाएगा तो अट्रैक्शन फील करेगा, किसके साथ अट्रैक्शन फील करेगा, विद न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना। देन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील अट्रैक्शन बिटवीन, तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इसको हमने क्या बताया था, x, लेकिन नेट एनर्जी रिलीज होगी इसलिए माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, मैंने बताया था, रिपल्शन में हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसी को नेट एनर्जी चेंज बोला गया। तो नेट एनर्जी चेंज, उसमें एनर्जी यूजुअली निकलेगी, नेट एनर्जी चेंज, इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला गया, Eg1, ठीक है। बात समझ में आई? इसी को 1 बोला गया, दैट इज
प्लस वाई माइनस एक्स। लेकिन एटम में क्या होता है, दैट कम्स नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, नेट एनर्जी एक्स नहीं आएगी, मोस्टली एटम के लिए एनर्जी, ठीक है, अट्रैक्शन की एनर्जी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में, क्लियर। तो इसीलिए बोलते हैं मोस्टली जो डेल्टा जो एक्स आएगा, बिकॉज मोस्टली फॉर न्यूट्रल एटम, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y मोस्टली। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मोस्टली आपको मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये या यूजुअली जो भी अभी मैंने लिखा था। तो अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली नेगेटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली पॉजिटिव। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है, क्लियर। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर बोलें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा जी एच ई जी, ठीक है, ये क्या होगी, दैट इज नेगेटिव फॉर एटम। फर्स्ट बोल रहे हैं तो एटम की बात होगी, ठीक है, लेकिन यूजुअली, नॉट ऑलवेज। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA 1, जहां पे हम कोई नंबर नहीं लगाते वहां 1 ही समझते, ध्यान रखने, EA भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम EA1 भी लिख सकते हैं अगर कोई नंबर नहीं लिखा है, यूजुअली। बात समझ में आई, यूजुअली पॉजिटिव होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अभी यूजुअली ऑलवेज की बात मैं आगे करूंगा, ठीक है, सबको क्लियर है। अब अगर हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हुआ, एनायन बन गया, उस मोनोवेलेंट एनायन में एक इलेक्ट्रॉन और हम ऐड करें, तब क्या होगा, अगर मोनोवेलेंट एनायन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, तब क्या होगा, डाइवेलेंट एनायन बन जाएगा। उस केस में जो एनर्जी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो सक्सेसिव ठीक है, सक्सेसिव नोट कर लीजिए, मैं आपको ये शेयर भी कर लूंगा, ठीक है। एक मिनट, ये चैटिंग बंद करिए, थोड़ा सा चैटिंग बंद करेंगे, मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ, बंद करिए। चैटिंग बंद करिए।
ठीक है, तो मैं ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मानोगे नहीं, मैं फिर बंद कर दूंगा चैटिंग। नोट कर लिया? साइन कर दिया क्या ये? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? ओके, तो देखता हूं। ओके, तो अब देखिए इस केस में जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ठीक है, इसी को हम बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब हम इसमें आगे इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस है और इसमें हमने ये एटम बनाया जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ऐड कर दिए, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इस ये न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, इस पे ऑलरेडी चार्ज है। कितना चार्ज है? 1-। तो ये क्या हुआ? आइसोलेटेड मोनोवेलेंट एनायन। क्या बोला मैंने? आइसोलेटेड होगा, मोनोवेलेंट मतलब 1 यूनिट चार्ज, आइसोलेटेड मोनोवेलेंट एनायन, ठीक है। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन और एक ऐड करें, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, अब क्या होगा? पहले के कंपैरिजन में जेड इफेक्टिव कम हुआ ज्यादा हुआ? एनायन पे एटम के रेस्पेक्ट में जेड इफेक्टिव कम हुआ ज्यादा हुआ? कैटायन में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एनायन में जेड इफेक्टिव कम होता है, ठीक है, मालूम ही है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अब क्या हुआ? ये न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में सबसे पहले हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, इसको यहां तक लाने में वर्क डन करेंगे तो क्या होगा? पहले के कंपैरिजन में वर्क डन अब ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? एनर्जी
रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पहले के कंपेरिजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम थे। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लग रहा है। तो पहले एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम थे, मोनोवैलेंट एनायन में क्या हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो रिपल्शन क्या हुआ, जिससे लड़ जा रहे हैं उस सेना में एक सैनिक बढ़ गया है, जिससे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लड़ने जा रहा है उसमें एक सैनिक बढ़ गया है, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, उसको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, सेना शक्तिशाली हो गई। यस, तो अब रिपल्शन जो हुआ वो बढ़ गया, जिसको हमने वाई बोला था वो प्लस वाई, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन जब ये एकोमोडेट हुआ तो ये क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब फील करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब जब बताओ एनर्जी कम रिलीज होगी ज्यादा रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी का अमाउंट कम हो गया ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन कम हुआ है, एनायन पे अट्रैक्शन कम हुआ, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हुआ गया ना, तो रिलीज अट्रैक्शन कम हो गया। तो अट्रैक्शन जब कम हुआ तो रिलीज एनर्जी का अमाउंट, रिलीज्ड एनर्जी का अमाउंट कम हुआ या ज्यादा हुआ, पहले के कंपैरिजन में रिलीज एनर्जी कम हो गई, जिसको हमने प्लस माइनस एक्स होगा, सॉरी। ठीक है, माइनस एक्स एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी को माइनस। तो नेट एनर्जी क्या हुई, नेट एनर्जी, नेट एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज जो ज्यादा होगा वही सब निकलेगा। तो इसी को क्या बोला गया, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, ये वैल्यू बताओ क्या हुई, अब कौन वैल्यू ज्यादा हुई, अब कौन सी ज्यादा एनर्जी है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाई माइनस एक्स, वैल्यू क्या आएगी, प्लस या माइनस। अब रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे बोलते हैं फॉर एनायन, फॉर एनायन। एटम के लिए तो क्या था, यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है, बट फॉर एनायन y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ऑलवेज, अब मैंने बोल रहा हूं फॉर एनायन। ठीक है, y इज, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन x, ऑलवेज। ठीक है, तो ये साइन क्या आया, प्लस या माइनस, पॉजिटिव। ठीक है, तो एनायन में जब हम करेंगे तो हमें वर्क डन ज्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है, सेना शक्तिशाली हो गई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जैसे से अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे सेना और ज्यादा शक्तिशाली होती जाएगी। तो जैसे हम एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उसके क्षेत्र में घुसने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें आउट ज्यादा करना पड़ेगा एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, तो जैसे से मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, वैलेंट समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट मतलब 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मोनोवैलेंट कैटायन का मतलब 1 यूनिट का कैटायन पे चार्ज, डाईवैलेंट कैटायन का मतलब 2 यूनिट का चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई। तो जैसे जैसे एनायन बनेगा, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, उसकी क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
जो है स्ट्रांग होता जाएगा, वो शक्तिशाली होता जाएगा। अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आना चाहेगा तो वो हमें ज्यादा रिपल्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑलवेज लिखा गया है एनायन के लिए, कोई भी मोनोवेलेंट हो, डाईवेलेंट हो, ट्राईवेलेंट हो, सबके लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, व्हेन वन मोर, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर डिफाइन करें, व्हेन मोर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन is added into valence shell of isolated gaseous atom, ठीक है, एटम नहीं, मोनोवेलेंट एनायन, गैसियस मोनोवेलेंट एनायन। ठीक है, ठीक है, देन नेट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, देन नेट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देन नेट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, तो क्या बोलेंगे, is named as बोलिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैं कुछ आपसे पूछता हूं, तो आप देखिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ऑलवेज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव। बोलिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंफिनिटी इज नेगेटिव, क्योंकि सब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, साइन में अपोजिट होंगे। नेगेटिव की वैल्यू कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए तो हमने बोला था, जब पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आती थी तभी तो हमने उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज किया। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीनिंगलेस है, बात समझ आई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ गई तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो नेगेटिव आएगी, मतलब वो मीनिंगलेस हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीरो बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको बोलें साइन में, ठीक है, तो अगर हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, जब बताइएगा, सक्सेसिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वन नहीं होगा, 2 3 4 जो भी हो सकता है, क्या होगा, इज इक्वल टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
वो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बताइए क्या आएगा। ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। कुछ बात समझ में आई? बोलिए। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, equal in magnitude but opposite in sign. Both are always equal in magnitude and equal in sign. Always equal in magnitude and opposite in sign. Opposite in sign. ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे फटाफट पूछता हूं, जब बताइएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चलिए बताइए, जिसको हम डेल्टा एच ई जी भी लिख सकते हैं या EG1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बताइए क्या आएगी? साइन बोलो, नेगेटिव, ठीक है, यूजुअली ठीक है। जब बताइए सक्सेसिव, सक्सेसिव में आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी 2 3 जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी वैल्यू आ गई 2 3 जो भी है 4 5 डॉट डॉट कोई भी वैल्यू ले लिए, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको क्या बोलेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी और ऑलवेज होगी। ये यूजुअली जो होती है, इसका मैं आगे बताऊंगा, आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन गेन की। जरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें बोलो तो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलेंगे? EA1 या EA1 भी या EA भी लिख सकते हैं, EA1 या इसको, ठीक है। बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑलवेज या यूजुअली? पॉजिटिव होगा जो यूजुअली, ठीक है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA जो क्या हो सकता है 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, जो भी है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? हमें रिक्वायर्ड एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव, ठीक है। ऑलवेज, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? कंसिडर टू बी जीरो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, नो मीनिंग, तो कंसिडर टू बी जीरो।
नेगेटिव को हम कंसीडर्ड जीरो। बोलिए, वैल्यू तो आएगी लेकिन उसको हम जीरो मानेंगे। अब देखिए, अब मैं इसी बात को समझ कर रहा हूं, ये निगेटिव वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन गेन, ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन जो वैल्यू थी वो क्या थी, निगेटिव थी। तो इस नेगेटिव वैल्यू को हमने पॉजिटिव करने के लिए क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लिया। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए। गेन एंथैल्पी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव करने की जरूरत नहीं। अगर वहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू होगी, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू को हम जीरो बोलेंगे। समझ गया नहीं है? तो उस वैल्यू को, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ये वाली, यही वाली वैल्यू तो यहाँ आएगी, लेकिन पॉजिटिव में तो वैल्यू होगी, लेकिन नेगेटिव में उसको हम क्या बोल देंगे, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब नेगेटिव होगी तो उसको हम जीरो बोल देते हैं। आई थिंक बात क्लियर है? बोलो, फिर से मैं बता रहा हूं, ये देखो वैल्यू निगेटिव आ गई, तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें दिक्कत हो रही थी नंबर सिस्टम में कंपैरिजन करने में, तो हमने उसको पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, क्लियर? अब जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव थोड़ी बनाना है। अब नेगेटिव बाई चांस हम बना भी लें तो नेगेटिव वैल्यू तो वो आएगी, उसको हम जीरो बोल देंगे, लेकिन उसकी वैल्यू तो होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव जिसको हम जीरो बोल रहे हैं, तो जीरो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम नंबर सिस्टम में हम सारी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो माइनस प्लस वन जैसे हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम में बोला, तो कहने का मतलब है ये नंबर सिस्टम है जीरो, ठीक है, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, तो जो भी हमें लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, निगेटिव वैल्यू हम कोई नहीं लेंगे। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो चाहे वो आप ये वैल्यूज हम अवॉइड करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। नेगेटिव को कंपेयर करने में दिक्कत आती है तो इसको हम यहाँ से अवॉइड करेंगे। तो जो भी वैल्यू होगी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, आइदर जीरो या पॉजिटिव वैल्यूज। बात को समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो आप ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, फैक्चुअल डेटा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थ्योरेटिकल टर्म है। बात समझ में आई मेरी बात को? ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थ्योरेटिकल है, टर्म है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा कभी जीरो नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थ्योरेटिकल है, पॉजिटिव होगी तो ठीक है, अगर नेगेटिव होगी तो उसको हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई। जीरो की मीनिंग ये मत समझना कि एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, फिर गड़बड़ कर लोगे। एनर्जी तो रिक्वायर्ड है, एनर्जी वहां आपको लगेगा जीरो का मतलब ना एनर्जी रिक्वायर्ड रिलीज हो रही है ना एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, फिर ये दिमाग मत लगाना है, केवल थ्योरेटिकल है। जीरो का मतलब एक्चुअल वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू के साथ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सपेरिमेंटल डेटा तो गेन एंथैल्पी का है, तो एक्सपेरिमेंटली हमें देखेंगे, थ्योरेटिकली नहीं देखना है। थ्योरेटिकली आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, तो इसका मतलब वो जीरो थोड़ी है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू के साथ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक्चुअल उसका डेटा कौन देगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बोलिए, ठीक है, क्लियर? तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि वहां पे जो है ना एनर्जी रिलीज हो रही है ना एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। एनर्जी तो या तो किसी प्रोसेस में, चाहे आप एटम से एनायन बनाओगे तो मोस्टली एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनायन से और हायर चार्ज का एनायन बनाओगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो प्रोसेस में एनायन फॉर्मेशन में एनर्जी या तो रिलीज होगी या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कभी ऐसा नहीं होगा एनर्जी ना तो रिलीज हुई हो ना एनर्जी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अब सुनिएगा लास्ट बात मैं जो बोल रहा हूं, जब सबशेल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जब ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट में, अभी इसको अगली क्लास में बताऊंगा, केवल थोड़ा सा दिमाग बता रहा हूं।
डीपीपी का डिस्कशन अगली क्लास में करूंगा, ठीक है। आज मैं, अब क्या होगा जब स्टेबल कोर आ जाएगा, स्टेबल सबशेल किसमें है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। जैसे सेकेंड ग्रुप में क्या है, फुलफिल्ड सबशेल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, NS2। केवल मैं आप बोल रहा हूं, अगली क्लास में लिखवाऊंगा, अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूं। तो सेकेंड ग्रुप जिसमें सबशेल फुलफिल्ड है, या फिर 15 ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो है हाफ फिल्ड सबशेल हैं। नोबल गैस में फुलफिल्ड आ गया, लेकिन वो सबशेल नहीं है, वो शेल की स्टेबिलिटी है। आई थिंक 3 केस मैंने बताए, फुलफिल्ड सबशेल सेकेंड ग्रुप, हाफ फिल्ड सबशेल 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, और नोबल गैस अगेन फुलफिल्ड लेकिन शेल की स्टेबिलिटी है वो। तीनों में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जब एनायन निकालोगे तो पहले स्टेप में ही हमें एनर्जी देनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन डाल के एनायन बनाओगे तो क्या होगा, पहले स्टेप में ही एनर्जी देनी पड़ जाएगी। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें P3 कॉन्फ़िगरेशन से P4 कॉन्फ़िगरेशन पे आना पड़ेगा। P3 एंड P4 में कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? P3 एंड P4 में P3। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आप डीस्टेबलाइज करोगे तो वहां एनर्जी मिलने वाली तो है नहीं। हम किधर से किधर जा रहे हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ओर, तो वहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ जाएगी। जब पहले स्टेप में ही एनर्जी देनी पड़ गई एटम में, तो फिर वहां पे जो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए वहां यूजुअली लिखा गया है, ठीक है। इसीलिए बोल दिया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। अब 0 का मतलब ये थोड़ी कि वहां एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, ना एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 इसलिए है कि वहां पे एनर्जी एक्चुअल में पहले स्टेप में ही रिक्वायर्ड हो गई, और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देगा, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू होगी। कुछ बात समझ आई? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक में हमें पहले स्टेप में ही एनर्जी देनी पड़ जाती है, इसलिए वहां पे यूजुअली वर्ड लिखा गया है, ऑलवेज नहीं लिखा गया है। तो अगर हम सेकेंड ग्रुप, 15 ग्रुप और नोबल गैस एलिमेंट को छोड़ दें, क्या बोला मैंने, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, 15 ग्रुप एलिमेंट और नोबल गैस एलिमेंट, इनको छोड़ दें, बाकी सभी में एटम में इलेक्ट्रॉन अब ऐड करके एनायन बनाओगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी, एनर्जी हमें मिलेगी। लेकिन इन एलिमेंट्स में जिसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, इनमें अगर आपने एनायन बनाने की कोशिश की तो आपको एनायन बनाने में यहाँ पे एनर्जी पहले स्टेप में ही देनी पड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो इसमें सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। बात समझ आई? और ये मेटल में मत देखना, एनायन में ही एप्लीकेबल है, मेटल में नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं D10 और सब, बेवकूफी वाली बातें मत करो। वहां एलिमेंट जो है वो एनायन बनाने की प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा कहाँ मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा। नॉन मेटल कौन से ब्लॉक लेते हैं, P ब्लॉक, बाकी किसी ब्लॉक में नॉन मेटल नहीं आते, ठीक है। तो वहां पे एक मैं जो बात बोल रहा हूं, क्लियर? तो वहां पे जो है, जैसे आपको नॉन मेटल में हम जो डेटा देंगे, जो उसमें मोस्टली आपको P ब्लॉक का डेटा मिलेगा। इसीलिए बोलते जाते हैं सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी एलिमेंट एनायन नहीं बनाते, बेसिक बात है। थ्योरेटिकली तो एनायन तुम बना के कुछ भी कर लो, लेकिन वहां एनायन वही बनाएगा जो नॉन मेटल होगा। सारे एलिमेंट एनायन, मोस्टली मेटल ज्यादा है, ठीक है। बात में आई? तो ये मोस्टली नॉन मेटल के लिए मैंने बताया था। तो जैसे 15 ग्रुप एलिमेंट है, नोबल गैस है, इनमें आप जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, चाहे पहला इलेक्ट्रॉन, चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉन, चाहे तीसरा इलेक्ट्रॉन, चाहे चौथा इलेक्ट्रॉन,
इनमें आपको हर स्टेप में एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए कहते हैं नोबल गैस इनर्ट होते हैं। आप देखो नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी मुश्किल है ना, और इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई। इसलिए नोबल गैस बोलते हैं इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। तो ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक में क्या होगा, पहले स्टेप में ही हमें इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, जितने भी सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते जाओगे सभी में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबके नेगेटिव होते हैं, इसलिए 0 लिखा होता है। नोबल गैस में आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 लिखा पाओगे, लेकिन इसका मतलब वो 0 नहीं है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो कि पॉजिटिव है। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, तो अब वहां पे आपको यहाँ पे मैं साइज दे रहा हूं, शीट से करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप देखिए, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये करके एटॉमिक साइज और आयोनेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज तक करेंगे, 49 तक क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू कहां तक करेंगे, 49 तक, अप टू एटॉमिक साइज। शीट से, बुक में बाद में कर बताऊंगा, अभी आपको शीट्स की प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो इसमें टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबल, जो आपको पहले बताए गए थे, पहले आपके जो आपको हिस्ट्री बताई थी डेवलपमेंट की, फिर मॉडर्न प्रिडिक्टेबल से उससे प्लेट क्वेश्चन है, फिर आप शील्डिंग इफेक्ट के क्वेश्चन है, और एटॉमिक साइज, ये 49 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल अपने आप करिए, अपने आप थ्योरी पढ़िए, सॉल्व एग्जाम्पल अपने आप करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं लिख देता हूं होमवर्क। तो आपको ये होमवर्क में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 49 करने हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की मीटिंग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बेटा। आयोनेशन एनर्जी अगली क्लास में दूंगा मैं, अभी एटॉमिक साइज तक दिया है। ठीक है, अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, ओके, बाय। नहीं तो तो अभी आया होगा, अभी आया होगा कोई मीटिंग। बंद कर दो लाइट, पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो, ये लाइट बंद कर दो।